लास्ट कॉन्सेप्ट हमने ये कॉन्सेप्ट किया था, कॉन्सेप्ट नंबर 13, डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी का मीनिंग है कि जीएसटी दो पार्ट्स में लगता है, इंट्रा स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पर। बेटा ये सबके बात समझ में आएगी, चाहे आपकी क्लास 1 ही क्यों ना हो। ऑल्दो आज ये क्लास नंबर के हिसाब से 7 है, वैसे 5 ही क्लास हुई है। लास्ट क्लास जो है वो 30 मिनट्स की हुई थी बस, बाकी सब क्लासेस जो 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली हुई हैं। जीएसटी जो टैक्स है बेटे वो दो पार्ट्स में लगता है। अगर आपकी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अच्छा, हमारे लिए 5-6 क्लास से एक चीज सस्पेंस में है, सप्लाई क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो बच्चे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो ये बात समझे, जब तक कोई टॉपिक आ नहीं जाएगा, मेच्योरिटी नहीं आ जाएगी, तब तक मैं उस बात को आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। जब आप बचपन में नर्सरी क्लास में पढ़ने गए थे तो मैडम ने पढ़ाया था ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब। क्या उसी दिन उन्होंने पूरी बॉटनी पढ़ा दी थी कि बेटे इसमें विटामिन ए होता है, छिलका उतार के खाओगे तो क्या होगा, छिलके के साथ खाओगे तो क्या होगा, बिना धोए खाओगे तो क्या होगा, आंखों के लिए फायदेमंद है, ठीक है, या कहाँ के लिए फायदेमंद है, ये सब नहीं बताया होगा उन्होंने, मगर 10 तक आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अभी जो आपकी क्लास है वो नर्सरी लेवल की, ठीक है। तो पहले हम छोटी छोटी बात करेंगे, फिर धीरे धीरे करके उसको हम आगे लेके जाएंगे। अभी तक टोटल जितने बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से पास हुए वो 32 हैं, ठीक है। हमारा कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, मीडियोकर लेवल का इंस्टीट्यूट है, उस पर 30-32 बच्चों का रिजल्ट आना एक हमारे लिए अचीवमेंट की बात है, वो भी लॉकडाउन जैसे सेशन में जिसमें बैचेस भी बनना मुश्किल हो गए थे। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है बेटा, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इंट्रा स्टेट का मतलब है लोकल। लोकल का मतलब है अपनी ही स्टेट में सप्लाई कर। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली के बिजनेसमैन हैं और जो ग्राहक है वो भी आप दिल्ली में ही सामान बेच रहे हैं तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट। और अगर आप दिल्ली से यूपी में सप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट जो भी ट्रेड होगा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपकी भाषा में बोलूं तो मोदी जी टैक्स लगाएंगे। बट जब इंट्रा स्टेट टैक्स होगा तो सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगाएंगे। जब सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगाते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से टैक्स लगते हैं। टीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। मगर जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तो बेटा क्या लगता है, आईजीएसटी। ये हमने कल स्टडी किया था, कॉन्सेप्ट नंबर 13। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 14। आ जाइए। इंडिया। जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ, इंडिया में जीएसटी किस पर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम सप्लाई पर भी बात करेंगे, गुड्स पर भी बात करेंगे और सर्विसेज पर भी बात करेंगे। इसमें दो तरह की सप्लाई है, एक इंटर स्टेट सप्लाई और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब है विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई। जब बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो बेसिकली दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक का नाम सीजीएसटी है और एक का नाम एसजीएसटी है। मगर हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और उन यूनियन टेरिटरी में भी दो तरह की यूनियन टेरिटरी है, एक विद लेजिस्लेचर और एक विदाउट लेजिस्लेचर। तीन बेटा यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो विद लेजिस्लेचर है, दिल्ली,
जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी, ये 3 हैं विद लेजिस्लेचर, और बेटा 5 हैं बाकी की विदाउट लेजिस्लेचर, जिसमें लद्दाख है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव दादर नागर है और लक्षद्वीप है। ये 5 है विदाउट लेजिस्लेचर। जो विदाउट लेजिस्लेचर हैं उस पर हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही शासन चलाती है, एक तरीके से वहां पे प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है। तो उन 5 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनमें लगेगा यूटीजीएसटी। मतलब अगर लक्षद्वीप में कोई सप्लाई होगी तो उस पर 2 टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक यूटीजीएसटी। बट दिल्ली में कोई सप्लाई होगी तो उस पर 2 टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। दिल्ली ऑल्दो स्टेट नहीं है मगर एसजीएसटी में काउंट होगी। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं टोटल 31 ऐसी जगह हैं जहां पर एसजीएसटी लगेगा और 5 ऐसी हैं जहां यूटीजीएसटी लगेगा। यहाँ पे लेवी एंड कलेक्शन, लेवी का मतलब होता है बेटा लगाना, टैक्स लगाने को लेवी कहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे करता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। सर आपने यूनियन टेरिटरी के लिए तो यूटीजीएसटी बताया है, बेटा 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो एसजीएसटी लगाती। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, याद कर ले आज से, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। और यूटीजीएसटी ये यूनियन टेरिटरी लगाती हैं, वो यूनियन टेरिटरी जो विदाउट लेजिस्लेचर है। यहां पे जो यूनियन टेरिटरी आएंगी वो आएगी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी। ये वो हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर है, ऑन लेजिस्लेचर, इनका लेजिस्लेचर है। और यहां पे जो आएंगी 5 वो है बेटा लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर। हो सकता है बहुत सारे कहें कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव एक साथ हैं, मतलब आपने एक साथ लिखे हैं जबकि ये अलग अलग है। तो ईयर 2020 में 2020 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है? मर्ज। अब ये अलग अलग नहीं है यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर, अब ये कंबाइन हो गई है, एक हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है जब भी किसी स्टेट में सामान बिकेगा तो उस पर 2 कंपोनेंट लगेंगे, एक तो सीजीएसटी लगेगा, ये तो पक्का है, एसजीएसटी लगेगा या फिर क्या लगेगा, इन 5 जगह यूटीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगेगा, बाकी सब जगह पर एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी लगेगा। दोबारा सुनिए, दिल्ली में कोई सामान सप्लाई होता है, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस, उस पर 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बट लद्दाख में कोई होगा तो लगेगा सीजीएसटी, यूटीजीएसटी। उत्तर प्रदेश में कोई सप्लाई होगा तो लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। उत्तराखंड में होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। चंडीगढ़ में, ऑल्दो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, बट चंडीगढ़ में जो सप्लायर होगा उस पर ना पंजाब वाला लॉ लगेगा ना हरियाणा वाला लगेगा, ठीक है। उस पर सीजीएसटी लगेगा और क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। दूसरी तरफ है इंटर स्टेट सप्लाई, ये
इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इस पर क्या लगता है जी? IGST। क्या लगता है? IGST। लेवी एंड कलेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवी एंड कलेक्शन बाय, मतलब इस पे टैक्स लगाती भी और लेती भी है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST जहां पे भी लगेगा वो कंपोनेंट अलग ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, टोटल किसी गुड्स की सप्लाई पर 18% टैक्स लगता है, और मेरठ से सप्लाई होता है नोएडा। मेरठ और नोएडा दोनों बेटा उत्तर प्रदेश में, तो उस पर लगेगा CGST 9% और SGST 9%। बट अगर मेरठ से दिल्ली में सप्लाई होता है तो उस पर लगेगा IGST और डायरेक्ट 18% लगेगा। कितना लगेगा? 18%। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 14, जिसमें हमने देखा कि इंडिया में GST कैसे लगता है। इसका जो बेस था वो ऊपर था, ये वाला डुअल GST, तो हमने यहाँ आपको डुअल GST समझाने की कोशिश की। ठीक है, आगे चल सकते हैं? ठीक है, अभी बेटा अभी इस समय सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आज की जितनी भी क्लास लूँ, कोई अगर क्लास 1 ले रहा है तो उसको भी मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। ठीक है, कुछ बातें हो सकती हैं कि ना पहुंचा पाऊं, तो उसके लिए या तो मुझे अलग से उनको क्लास देनी पड़ेगी, और चाहे वो YouTube पर भी मैंने वो क्लास डाल रखी है, और अलग से भी मैं कराऊंगा। ठीक है, अलग से भी मैं कराऊंगा। जो बच्चे अभी और डेमो पर आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि डेमो पे कोई आएगा तो मैं उससे कह दूंगा इसी बैच में बैठ जाओ। ठीक है, ये अलग चलता रहेगा, ये बैच तो अब चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, डेमो के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा बच्चों को, ताकि वो अलग से समझ सकें। और कोई छूट गया है तो रिजल्ट आने के 2 दिन बाद तक, 2 या 3 दिन बाद तक, मैं जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको अलग से पढ़ाऊंगा। उसके बाद में कोई आएगा और क्लास छोड़ेगा तो उसको बैकअप मिलेगा। मान लीजिए आज से 2 महीने के बाद कोई क्लास छोड़ता है, किसी भी कारण से छूट जाती है, कोई परेशानी है, कोई किसी की शादी है, ठीक है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो हो जाता है ऐसा। ठीक है, अभी वैलेंटाइन डे आएगा बेटा, बहुत सारे काम करने हमें उसमें, तो वो सब करने के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है ना बेटा, जान होनी चाहिए, तभी तो जानू कुछ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए छुट्टी अगर आप करोगे तो छुट्टी कर लो, बैकअप मिल जाएगा। ठीक है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? ठीक है, मगर आशिकी मत करना। क्या मत करना? आशिकी। हमारा टीचर कहता था आवारा हो जाना, आशिक मत बनना। ठीक है, आशिक की वापसी नहीं है बेटा। कहाँ खुजा रहे हो? वो भी अकेले? हाँ, शर्म नहीं आ रही तुमको? आगे बैठ के खुजा रहे हो बेटे। क्या हेडिंग डाली है हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड, अभी जैसे मैंने आपके सामने एक बात बोली थी कि कोई गुड्स है उस पर 18% टैक्स लग रहा है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे, देखिए सामने, सामने देखिए, 0%। नोट मत करिएगा इसको, क्योंकि आगे लिखवाना है तो नोट नहीं करना है इसको। इस चैप्टर में नहीं आएगी ये बात, चैप्टर नंबर 3 में या 4 में आएगी ये वाली बात। प्लीज पैन रोकिए। ये रेट दिए हुए हैं लॉ के अंदर, ये रेट दिए हुए हैं टैक्स, ऐसे रेट दिए हुए। तो ये जो रेट है ये CGST के रेट है, इतना ही बेटा SGST भी लगेगा। हो सकता है कुछ बच्चों को एक बात से तकलीफ होने लगी हो, में आदर्श क्वेश्चन 0%, ये कैसे हो सकता है? तो वो मैं आपको बताऊंगा, 0% भी एक रेट है। क्या है? रेट है 0%। ठीक है, इनको जोड़कर जो बनेगा वो किसका रेट बनेगा? IGST का। सुन लिया आपने? अब बेटा एक बात बताइए, इंडिया में, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कोई उसमें एक दो आइटम बिकता होगा क्या? उसमें हजारों लाखों तरह के आइटम बिकते होंगे, गुड्स बिकते होंगे, सर्विसेज बिकते होंगे। तो क्या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सब लोगों, सब चीजों के नाम याद करें कि इस पर 0% टैक्स लगता है, इस पर 2.5% टैक्स लगता है, इस पर 6% टैक्स लगता है, इस पर 9% टैक्स लगता है? ऐसे याद करेंगे हम बैठकर? बेटे पगला जाएंगे हम अगर ऐसे याद करने लगे तो। ऐसे याद नहीं करेंगे हम।
और फिर ढूंढना भी मुश्किल होगा उसको। तो इन्होंने क्या किया है, एक कैटेगरी बना दी है। जैसे इन्होंने लेदर आइटम की एक कैटेगरी बना दी, कपड़े के आइटम की एक कैटेगरी बना दी, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसकी एक कैटेगरी बना दी, स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी बना दी, और जो बेटे वो मेकअप के सामान होते हैं बेटा उनकी एक किट पूरी बना दी। ऐसी कैटेगरी बना दी इन्होंने, और कैटेगरी बना के कह दिया कि इस कैटेगरी पर ये टैक्स लगेगा, इस कैटेगरी पर ये लगेगा, इस कैटेगरी पर ये लगेगा। उस कैटेगरी को बोलते हैं HSN कोड। क्या बोलते हैं, कैसा कोड, हुस्न कोड। कौन सा कोड बेटा, हुस्न कोड। कौन सा, HSN कोड। कौन सा, फुल फॉर्म है बेटा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज मतलब एक जैसे, जिनमें आपस में बनी रहे, हार्मोनी उसी को कहते हैं, ठीक है। हार्मोनाइज मतलब एक जैसे, सिस्टम मतलब व्यवस्था बनाई है, नॉमेनक्लेचर का मतलब है एक जैसे नाम, एक जैसे दिखने वाले। जैसे बैग, तो बैग उन्होंने एक कैटेगरी बना दी, अब वो लेदर का बैग हो, कपड़े का बैग हो, पेपर का बैग हो, एक कैटेगरी बना दी। उसमें भी डिस्प्यूट आता है, क्योंकि एक जगह कैटेगरी बनी हुई है लेदर आइटम, एक जगह बना हुआ है कैटेगरी बैग, और एक जगह कैटेगरी बनी हुई है लेडीज पर्स। तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि लेडीज पर्स अगर लेदर का है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो ये भी एक डिस्प्यूट का पॉइंट है, जो अभी हमारे यहाँ कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल के कोर्स में। हमारे यहाँ इस क्लासिफिकेशन को लेकर दो चार चंद बातें कही गई हैं, इससे ज्यादा हमारे यहाँ अभी कोर्स में नहीं है सी इंटर के लेवल, मगर इससे काफी आइडिया आपको हो जाएगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे जीएसटी के अंदर, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि मैं अपने ही स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा यहाँ पर, इस बार भी काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंशाल्लाह मैं उनको 1 बाय 1 करके बुलाऊंगा सबको। तो उन्हीं से मैं आपको रजिस्ट्रेशन और रिटर्न वगैरह कैसे जाती है, आज क्या चल रहा है मार्केट में, उनसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, खुद भी बताऊंगा, खुद तो पढ़ाऊंगा ही मैं, उनके थ्रू भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है वो लिखिए, आप मेरे साथ वो लिखिए, लिखिएगा गुड्स। गुड्स के बारे में स्टार डाल के लिखिएगा, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अगर देखें तो आपकी भाषा में कहूं मैं, नाउन को कहते हैं, संज्ञा को, नाम को, ठीक है। शॉर्ट में बोलेंगे इसको HSN कोड, मैं मजाक में बोल देता हूं हुस्न कोड। इट इज यूज्ड, इसका यूज क्या होगा बेटा, ये क्लासिफाई करेगा गुड्स को, और गुड्स के इसी क्लासिफिकेशन से आपको पता चलेगा उस पर टैक्स लगेगा तो किस रेट से लगेगा। इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई। बेटा मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और ये चैप्टर क्या है। सब्जेक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। यानी कि पूरी जिंदगी में जितना जीएसटी आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में दो बातें बताई गई हैं। हमारी जो शुरू की 3 क्लास हुई है उसमें हमने बताया कि पास्ट में 17-18 साल जो लगे हैं जीएसटी के आने में, वो कैसे कैसे लगे, हमने 3 क्लास उस पर बात की है। और हमने ईयर 2000 से लेकर ईयर 2017 तक की बात की है, पूरे 18 साल तक की बात की है, जीएसटी जब तक बालिग नहीं हो गया वहां तक की बात की है, जीएसटी के एडल्ट होने तक की बात की। उसके बाद हमने जीएसटी का जब वो बन गया, वोट देने के लायक हो गया, तो उसके बाद हमने बात की है कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा ड्यूअल जीएसटी, तो अभी आपको आता थोड़ी, आपने बस सुन लिया सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, आपको आता थोड़ी है, वही सीखना है हमको। और आईसीआई ये चाहता है कि बेसिक जो है ना आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, और फाइनल में उसमें एग्जाम में जीएसटी ही आपको पास कराएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनकम टैक्स अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, जान लगा दूंगा पढ़ाने में, और इंशाल्लाह जो जितनी मेहनत पिछली बार की है उससे ज्यादा करूंगा मेहनत,
और आप जानते हैं फाउंडेशन भी कैसी मेहनत की है, खासतौर पे मैंने खुद ने इंडिविजुअल बेस पर। इंटर में उससे ज्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है, मगर आपको भी जैसे मैंने कल बोला था कि हम कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, हम कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये वाला एटीट्यूड अपनाना होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमने बहुत डिटेल में उसके बारे में कुछ नहीं कहा, हमने ग्राफ बना दिया उसका, सब कुछ कर दिया, और उसको लिखवाया नहीं। हमने ये मान लिया वहां पर कि ये क्वेश्चन आंसर करेगा। आपने क्या करा? क्वेश्चन आंसर नहीं करे। आप हमसे बड़े वाले हो। एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, सर जी आपने तो इसे लिखवाया नहीं था, आपने तो ये नहीं करवाया था। देखो बेटा, इतना बड़ा कोर्स है, हर चीज को हमारे लिए भी नोटबुक पे उतारना आसान नहीं है। आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सिर्फ फीस देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको भी साथ में मिलके चलना पड़ेगा। मजेदारी तभी है जब आज से लेकर, देखिए 2 नवंबर को या 3 नवंबर को आपका पहला एग्जाम होगा अकाउंट्स का, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली लॉ का होगा और फिर टैक्स का होगा, क्योंकि ग्रुप 1 में टैक्स आ रहा है और ग्रुप 2 में जा रहा है कॉस्टिंग एफएम। पहले ये हो रहा था कि ग्रुप 1 में कॉस्टिंग आएगा, अगर नया कोर्स आ जाता है तो की बात कर रहा हूँ। 6 पेपर होंगे, 12 तारीख तक निपट चुके होंगे, 12 नवंबर तक। यही समय है अब आपके पास पूरी जिंदगी बनाने का, या तो पूरी जिंदगी आप रगड़ 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 करते रहो बेटा, और जिंदगी आज एक ही चीज से चलती है, पैसे से। सब खुश हैं अगर पैसा आपकी, और उसके लिए हम कह रहे हैं भाई हमारी बात मान लेना। ये हो सकता है कि 90 नंबर नहीं आए, 85 आ गए, ये नहीं कि हम फेल करवा देंगे, पूरी जान लगा देंगे कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, 6 में से 3 सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, और दिन रात मेहनत करनी है हमको। और अगर रिजल्ट अभी 20 जनवरी को आ जाता है, तो 20 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है, तो हम ये मान लेते हैं 24-25 जनवरी को प्रॉपर जो बैच है नया वाला वो स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। यानी कि फेब, मार्च, अप्रैल, मेरी कोशिश रहेगी इन 3 महीनों में ही मैं कॉस्टिंग पूरी करा दूं, और 31 मई तक मैं या 15 जून तक टैक्स भी पूरा करा दूं। यानी कि 12 मई से एफएमई को एफएमएसएम और ऑडिट शुरू करवा। ठीक है, जो भी टाइम लगेगा ऑडिट में लगेगा। जुलाई तक कोर्स पूरा, अगस्त सितंबर अक्टूबर फ्री। ठीक है, मगर वो तभी जब आप सब लोग हमारा पूरा साथ दें, और जो कि आप देंगे, वरना मैं जबरदस्ती लूंगा साथ। ठीक है, इट इज यूज टू क्लासिफाई गुड्स। तो बेटा एचएसएन, कोई पूछे एचएसएन का यूज क्या है, क्या बताओगे? कहना गुड्स को क्लासिफाई करना। वो सामने वाला आपसे पूछेगा गुड्स क्लासिफाई क्यों करने, कहना एक जैसा रेट नहीं है जीएसटी का, रेट अलग अलग है। और ये जो मैंने लेडीज पर्स वाला एग्जांपल दिया है, लेडीज पर्स किसका? लेदर का। अब लेदर आइटम अलग है, लेडीज आइटम अलग है, यानी कि और बैग अलग है। तो ये क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको ये पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे यहाँ कोर्स में बस ये बता दिया, इसको लेकर एक आगे चल के भविष्य में आप एचएसएन कोड देखेंगे। क्या देखेंगे? अच्छा, कहीं पे अगर आपको डाउट आएगा तो जीएसटी डिपार्टमेंट बताएगा कि कौन सा कोड लगेगा, फिर उस कोड के अनुसार ही आपके ऊपर जीएसटी का रेट लगेगा। ठीक है, रेफर टू। अब इसको रेफर कहां करना है? रेफर टू फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ। टैरिफ कहते हैं बेटा, टैरिफ कहते हैं बेटा टैक्स रेट को। बेटे मेरी बात पे भी ध्यान दो, वो तो रोज मिलती है, मेरे गरीब की बात पे भी ध्यान दो बेटा। ठीक है, इतने बुरे हम भी नहीं है, दे दो बेटा ध्यान। ठीक है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1985। सर ये क्या चीज है? एक बार हम गूगल पे देखते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट क्या है। नाइनटीन 75 है ना, वो गलती से लिख दिया 85, 75 ही है। जवानी का जोश बेटा, गलती से लिख दिया, आपको शक है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 देखो सामने बेटा, देखना
सामने ये दिखाई दे रहा है CBICA। CBIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, रुक के थोड़ा सा बोल दूं इसके बारे में। हमारे देश में सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान है, संविधान से चलती है संसद। संसद के नीचे जो दूसरी अथॉरिटी है वो है हमारा PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे रेवेन्यू के मामले में हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस समय की ग्रेट इकोनॉमिस्ट ताई निर्मला सीतारमण है। अगर सर एडम स्मिथ के बाद किसी का नाम लिया जाएगा तो इन्हीं लेडी का लिया जाएगा। ठीक है, इन पर इतने मीम किसी पर नहीं बने होंगे जितने दीदी पे बनते हैं। हमारी तो खैर ताई है वो। तो उसके नीचे फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे बेटा सुनो, दो बोर्ड है, ये आपको याद करना है, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी आगे चलकर। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर दो बोर्ड आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और एक दूसरा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो हम इनकम टैक्स में देखें, क्योंकि हमारा GST चल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है, तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, कस्टम टैरिफ एक्ट। बड़ी अटपटी सी बात लगेगी, GST वर्ड है और रेफरेंस किसका दिया जा रहा है, कस्टम टैरिफ एक्ट का। मैं आपको बताता हूं, 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में एक्साइज ड्यूटी लगता था, और एक्साइज ड्यूटी में भी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होता था। ऑनलाइन बच्चों आप भी बताओ, बात समझ में आ रही है क्या जो मैं बोल रहा हूं? मैं अभी दिखा दूंगा बेटे सारे पार्ट अपने, सॉरी कॉन्सेप्ट 14 के। वो कह रहा है कॉन्सेप्ट 14 का पार्ट दिखा दूंगा बेटा, मैं जो कहोगे वो दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ मतलब 14 13 आप गलत समझते हो मेरी बातें। तो 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में GST नहीं था, जैसा आप जानते हैं, पहले लेक्चर्स में आपने पढ़ा है। उस समय लगता था एक्साइज ड्यूटी। तो बेटा एक्साइज ड्यूटी में भी दिक्कत होती थी कि एक्साइज ड्यूटी किस रेट से लगेगा, क्योंकि एक ही जैसी चीज तो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती नहीं थी। तो किसी पे 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगता था, किसी पे 5% एक्साइज ड्यूटी लगता था, किसी पे 0% लगता था, किसी में 40% भी एक्साइज ड्यूटी था। तो उसके लिए एक था सेटा। क्या था? सेंटा नहीं, सेटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। वो था 1985, जो गलती से मैं 75 की जगह हाथ बह गया और 85 लिख गया। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। और बेटा आप CA कर रहे हो कॉमर्स में, इससे बड़ी डिग्री मैं नहीं मानता कोई भी है। इसके बाद PhD ही कर सकते हो किसी खास टॉपिक पे। तो आपको ये नहीं कि मेरे ये डाटा याद नहीं रहता, आपकी जिंदगी में सारा खेल डाटा का है अब। और उस डाटा को जो यूज कर पाएगा वो है इंफॉर्मेशन वाला आदमी। जिंदगी में कदर दो लोगों की होगी, पहले तो आपके पास डाटा का स्टोरेज हो। आप बताओ कौन सा पोएट अच्छा लगता है जो एक के बाद एक शेर सुनाता है, जो एक शेर सुना के फिर 5 साल लेता है दूसरा शेर सुनाने? बताओ कौन सा? एक के बाद एक, है ना? कौन सा सिंगर? अब सिंगर भी वही, मूवी भी वही, ऐसी टीचर भी, ऐसी स्टूडेंट भी। कल आप CA बनेंगे तो आपके पास डाटा होना चाहिए। तो कोई पूछ सकता है आपसे, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट लगता था 1985, ये लगता था। मगर जब GST आया तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट को बेस नहीं बनाया गया। किसको बेस बनाया गया? कस्टम टैरिफ एक्ट को। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कारण है, कस्टम लगता है बेटा जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, दूसरे देशों से गुड्स मंगाते हो या दूसरे देश में गुड्स बेचते हो, तब कस्टम सामने आता है। हमारे देश में कस्टम एक्ट भी है, कस्टम एक्ट 1962, उसका ये कस्टम टैरिफ एक्ट है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये जो एक्ट है ये पहले से है, 1 जुलाई 2017 से पहले से है ये लॉ। ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये लॉ आज कोई नया नहीं है, पहले से है। इसके अंदर वो क्लासिफिकेशन है जो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर है वो। ठीक है, थोड़े बहुत समय समय पर चेंज होते जा रहे हैं। ये कस्टम टैरिफ एक्ट 1 जुलाई 2017 से पहले से है मौजूद है, और कस्टम सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट भी पहले से है। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, उसको बेस क्यों नहीं बनाया गया, इसको बेस क्यों बनाया गया? कारण है उसका,
हमें जो HSN कोड बनाना था वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का बनाना था। किसका बना था? और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट जो बना था वो नेशनल मार्केट के हिसाब से बना हुआ था। उस समय हमारे पास बस यही कस्टम टैरिफ एक्ट ही ऐसा था जो इंटरनेशनल लेवल पर था। यानी कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, ठीक है, हाथ खोल के बैठो बेटा, जहां जहां इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं वहां सब जगह पर जो कैटेगरी बनाई गई है गुड्स की वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट 100% नहीं कह सकते, बट 98% सेम है। कस्टम टैरिफ एक्ट उसी के हिसाब से बना था। और हमको जो लॉ बनाना था वो ऐसा लॉ बनाना था जो इंटरनेशनल लॉ के लेवल का हो। इसलिए हमारे यहाँ पे जो बेस बनाया गया वो किसको बनाया गया? कस्टम टैरिफ एक्ट को। आइए अब इसको खोल के देखते हैं। ये है जी कस्टम टैरिफ एक्ट। दिखाई दे रहा बेटा? मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। 18 अगस्त 1975 को आया है जी, ठीक है। शोले मूवी आने के 3 दिन बाद, क्योंकि वो 15 अगस्त 1975 को आई थी, ठीक है। द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, एक्ट नंबर 51 ऑफ 1970। आप देख सकते हैं ये लॉ रिलेटिंग टू क्या है बेटा? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? थोड़ी बातें हैं मैं जो बता के चल रहा हूं ताकि मैं आगे पहुंचूं। जब ये पार्लियामेंट में लॉ बना होगा तो इसको बेटे कस्टम एक्ट नहीं कहा गया होगा, कस्टम टैरिफ बिल कहा गया होगा। क्या कहा गया होगा? ये पार्लियामेंट में पास हो गया। पार्लियामेंट में जैसे ही कोई कानून बनता है वो कानून, मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल ऐसा आता है जैसे न्यू बेबी बॉर्न हुआ है। क्या बॉर्न हुआ है? ठीक है। और बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या होता है? नंगा। इसलिए जनरली इसको बेयर एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका क्या रखा जाता है? नाम। टिल्लू, टीटू, पप्पू, टिंकू, यही नाम रखे जाते हैं। सोनू, मोनू, नोनू, ठीक है। हाँ, तो हमेशा जो पॉइंट नंबर 1 है, अच्छा कोई आपसे पूछ रहे सेक्शन किसे कहते हैं? बड़े बड़े पागल पड़े हुए हैं, जैसे हमसे बचपन में पूछते थे ए और बी में क्या डिफरेंस है। अब इससे क्या होगा? कुछ भी डिफरेंस हो, इससे क्या होगा? बताओ क्या होगा? मगर पूछते थे, ठीक है, पूछते थे। तो मैं पलट के कह रहा था बता 9 और 10 में क्या अंतर है? तो कहता कोई अंतर नहीं है। तो ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। अंतर तो है मगर बेकार की बातें। मगर कोई आपसे पूछ सकता है सेक्शन किसे कहते हैं? ये जो बेयर एक्ट होते हैं ना, बेयर एक्ट, इनमें ये सेक्शन तो यहाँ इन्होंने लिख दिया, सेक्शन नहीं लिखा होता, बस 1 लिखा होता है। ये जो सीरियल नंबर होते हैं ना बेयर एक्ट में, इन्हीं को सुविधा के लिए हम सेक्शन कहते हैं। बेयर एक्ट में जो सीरियल नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? और सीरियल नंबर के जो सब सीरियल नंबर होते हैं उनको हम सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में इनकम टैक्स में बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 क्या लिखा हुआ है? ड्यूटीज। सेक्शन 3 किसके बारे में लिखा हुआ है? लेवी। ऐसे करके देखिए आप, इन्होंने बहुत सारा पूरा लॉ बनाया है, ठीक है। ये लॉ बनाया है, बस इसको रेफर किया गया है। यहां पे आप देखिए कोई लिस्ट नहीं है। तो अगर आप कहीं पढ़ें तो ये मत समझिएगा कि वहां कोई आपको गुड्स दिखाई देने वाला है और उस पर लिखा होगा आगे कि जीएसटी का ये रेट है, ठीक है। वो अलग ही है लिस्ट HSN कोड की। आ जाइए वापस, क्या लिखा हुआ था? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? सिर्फ जब कोई मामला डिस्प्यूट में आएगा तो हम किसको रेफर करेंगे? कस्टम टैरिफ एक्ट को। अच्छा, कस्टम टैरिफ एक्ट का क्या रेफर करेंगे? फर्स्ट शेड्यूल। आइए मैं इसको दिखाना भूल गया आपको, यहां लिख देता हूं, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम। ये रहा जी, इसमें हो गए गुड्स के आइटम। देखो ये देखो, सबसे पहला आइटम क्या दिखाई दे रहा है? मैं बड़ा करके दिखाता हूं इसको, लाइव एनिमल। तो इसमें ये दिखा रहे हैं बेटा, ये ड्यूटी दिखा रहे हैं, रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड, प्रेफरेंशियल, दिखा रहे हैं ना? बोलो बेटा,
तो यहां से सुनो बेटा, यहां से आपको जीएसटी के रेट नहीं पता चलने वाले। बस पता है यहां से क्या पता चलने वाला है? इधर देखो, यहां से बस आपको ये पता चलेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब लाइव एनिमल में क्या क्या आएगा। लाइव हॉर्स, एज इज, गधे, वो नहीं बेटा, हाँ, म्यूल्स यानी कि खच्चर, टट्टू जिसको बोलते हैं। बेटा मैंने टट्टू सही बोला है? यही बोलते हैं बेटा, हिनीज यानी कि खच्चर, घटिया किस्म के घोड़े। ठीक है, ये मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। ये जो शुरू में दो अल्फा, ये जो दो पॉइंट है ना 0 1, ये जो 0 1 है, ये चैप्टर का नंबर है। किसका नंबर है ये? चैप्टर का नंबर है ये 0 1। और इसके अंदर जो है ये है, फिर उसके आगे, फिर वो हेडिंग है, फिर उसके आगे सब हेडिंग है, फिर टैरिफ आइटम है। टोटल देखिए मैक्सिमम 8 डिजिट होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से ज्यादा डिजिट कहीं नहीं। अब लाइव हॉर्स में प्योर ब्रीडिंग एनिमल्स, अदर हॉर्सेस फॉर पोलो, ऐसे दे दिया इन्होंने। तो पहला हो गया लाइव एनिमल। चैप्टर 1 का हेडिंग नंबर 2 क्या है? लाइव बोवाइन एनिमल्स, कैटल वगैरह। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का हेडिंग नंबर 3 क्या हो गया? ठीक है, पिग वगैरह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लाइव शीप, गोट्स, ठीक है, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन। ठीक है, अदर लाइव एनिमल्स। बोलो बेटा, चैप्टर नंबर 1 हेडिंग नंबर 6। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ, ऐसी चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा। उससे हमें पता चल जाएगा हमारा गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर उस गुड्स के क्लासिफिकेशन के हिसाब से आज जो हमारा जीएसटी का रेट है वो जीएसटी हम लगाएं। यहां से जो रेट दिए हुए इस जगह पर, वो रेट जो दिए हुए हैं आपको, वो जीएसटी के रेट नहीं है। वो किसके रेट हैं? कस्टम के। तो ये इसलिए बताया है मैंने, कई लोग बड़े कलाकार होते हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 खोल के देख लेते हैं वहां, अब कहते हैं मास्टर ने गलत बताया है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मिलेगा। और बेटा क्लासिफिकेशन के लिए देखिए कितने डिजिट हैं बेटा? 8। कितने हैं? 8। ठीक है, आ जाइए वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में एचएसएन कोड लगता है। क्या लगता है जी? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आपने देखा भी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में एक जैसी चीजों को एक साथ रख दिया उन्होंने। ठीक है, चैप्टर 1 में सारे एनिमल उन्होंने डाल दिए, फिर उनकी कैटेगरी बना दी। ऐसे ही आज जो एचएसएन कोड है उसके अंदर भी होगा। तो आज जो आपको देखना है बेटा, मेरी तरफ देखो, आज जो आपको देखना है वो ये नहीं देखना है, वो ये देखना है एचएसएन कोड। क्या देखना है? और एचएसएन कोड किसके बेस पर बना है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। नहीं समझे आप मेरी बात? सर चरस, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बेटे, रात को सोया कर, वो काम छोड़ दे अब। ठीक है, रात को सोना है। शादी हो गई बेटे तुम्हारी? बताओ, हुई है या नहीं? इधर देखो मेरी तरफ, अभी नहीं हुई? कराओ भाई, ताकि सो पाओ। सर्विसेज, हाँ, जरूरत है लड़के को। होता है कभी कभी, बॉडी देख के पता चल जाता है किस चीज की कमी है। ठीक है, हाँ, अभी आप खुली आंखों से सपने देख रहा है। बताओ, सर्विसेज के बारे में लिखो। आई स्कीम ऑफ, आई स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। मैं एक बार फिर से पूछ लूं अपनी मन की तसल्ली के लिए, ये गुड्स वाले में फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट लिखा हुआ क्यों है? उससे सिर्फ कैटेगरी पता चलेगी कि चैप्टर 1 में क्या आएगा, चैप्टर 2 में क्या आएगा। मगर रेट देखना है तो कहां जाना पड़ेगा? एचएसएन कोड में। एचएसएन कोड क्या फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दिया हुआ है या अलग है? अलग है, यहाँ नहीं है। आप कहोगे तो उसे भी गूगल पे दिखा दूंगा मैं। ठीक, लो जी देखो बेटे, इसी को चुल कहा गया है शास्त्रों में। हाँ, जो टीचर के साथ आप करते हो। टीचर की तो किसी बात पे भरोसा ही नहीं है, पागल है वो, कुछ कह रहा होगा तो। ठीक है ना?
ये रहा, ये कौन सी वेबसाइट है ये भी देख लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसी को जीएसटी भी कह रहे हैं, मगर ये वो जीएसटी की वो साइट नहीं है, याद रखना, वो अलग है, www.gst.gov.in। आज की क्लास में दिखाऊंगा वो भी साइट। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, शेड्यूल 1 चैप्टर 2 हेडिंग 2 सब हेडिंग 2 टैरिफ आइटम 3 क्या लिखा हुआ है, ऑल गुड्स अदर देन फ्रेश और चिल्ड, प्री पैकेज और, देखो रेट दिए हुए यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या, ये कोई बता सकता है मुझे कैसे जूम होगा, कौन से प्लस, ये चलो जैसा भी है सामने देख सकते हो आप, ठीक है, ये रेट दिए हुए ना, देखो मैं दिखा, ये रेट दिखाई दे रहे हैं वाले, ये 2.5% जो लिखा हुआ है, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए लिखा हुआ है, डबल क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आई मेरी बात, ऐसे ही बेटा फिर देखो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 4 5 6 क्या लिखा हुआ है, हटा दिया, यहाँ लिखा है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, मिल्क एंड क्रीम, योगर्ट, कर्ड, वे, प्रोटीन वगैरह चीजें आ गई इसमें, चना, पनीर, बर्ड एग, नेचुरल हनी, ऐसे बहुत सारे आइटम है बेटा, एक आइटम थोड़ी है, लिस्ट है पूरी, बात समझ में आ रही, पूरी लिस्ट है, कितने याद करोगे आप, बस वहां से, इसलिए याद नहीं करने इसको, अगर हमें कोई, जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं आपका क्या गुड्स या सर्विस है, तो गुड्स के लिए खोल के देखते हैं, सर्विस के लिए नहीं खोलते, सर्विस के लिए कुछ और खोलेंगे, अभी देखते हैं क्या खोलते हैं, स्कीम ऑफ क्या लिखा हुआ है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, उसको कहते हैं बेटा सर्विस अकाउंटिंग कोड, क्या कहते हैं, शॉर्ट में बोले तो, शॉर्ट में बोले तो शावेज आलम क्लासेस, ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, क्या जी, तो गुड्स के लिए क्या देखना है, HSN कोड जो मैंने अभी दिखाया, और सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड, एक बार देख लें सर्विस अकाउंटिंग कोड भी, चलो देखते हैं, देखिए यहाँ पे सामने, बेटे ये इधर देखो, ऊपर लिखा है सर, इधर देखो, या इस जगह पर जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूं, SAC कोड और डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, और इधर क्या दिया हुआ है, रेट्स, तो चैप्टर नंबर 99 से शुरू है, आप देख सकते हैं 99 से शुरू है, ये कहां से शुरू है सर, ऐसा क्यों, वो जो 1 जुलाई 2017 से पहले सर्विस टैक्स लगता था, एज पर फाइनेंस एक्ट 1994, एज पर पुराना, ठीक है, अभी लगता है आपका CGST एक्ट 2017, वहां पर भी उस समय भी चैप्टर नंबर 99 था सर्विसेज के रेट के लिए, तो वो सेम रखा गया, चैप्टर नंबर 99, आप देखिए चैप्टर नंबर 99 में फिर 99 फिर ये हेडिंग हो गई, ठीक है, ये इधर रेट चल रहे हैं 12%, 18%, ये पूरा है, समझ में आ रही बात या नहीं, ये तो मैंने एक पेज दिखाया, इसके और भी पेज है, ये 5% वाली भी है, ठीक है, तो गुड्स के लिए कौन सा कोड देखना है बेटा, और सर्विसेज के लिए क्या देखना है, CBIC की साइट्स पे मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे दोनों,
यहां JFK लिखो, क्या बेटा, जस्ट फॉर नॉलेज, विजिट CBIC वेबसाइट फॉर HSN एंड SAC कोड। यहां पर आप विजिट करें बेटा, ठीक है, बोलो हाँ। आप कहें तो मैं इसको हटा दूं बेटा। एक बच्चा कह रहा है 0%, हाँ 0% भी रेट होता है बेटा, मैं आगे चलकर बताऊंगा, आपको मेरी बात पर यकीन रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है, आपको यकीन रखना पड़ेगा, 0% भी रेट होता है। सर नहीं, अभी बताओ भाई। 0% रेट एक्चुअली में ऐसा रेट है जिसे सरकार टैक्स नहीं लेना चाहती है, तो सीधा कह देती है एग्जेम्प्ट है। 0% क्यों कहा, बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, हो सकता है रेट कुछ और हो, क्योंकि मेरा कोई भी क्लाइंट नहीं है जो वो काम करता हो। सैनिटरी पैड मेरे घर की सभी महिलाएं खरीदती हैं, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी माँ, ठीक है, सब खरीदती, उनके लिए एक जरूरी चीज है वो। गवर्नमेंट चाहती है कि जब लेडीज, हमारी माँ बहनें उसको खरीदें तो उस पर टैक्स ना लगे। अच्छा एक बात और बताऊं, आप मेच्योर लोग हैं, ठीक है, घरों में ये बातें नहीं होती हैं, और मैं हूं टीचर, ठीक है, तो हमें ये करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि सर जी क्या बात कर, सर जी सब बात कर रहे हैं, सब बात होती है वहां, ठीक है, इसलिए पर्दा ना डालें बात पर, और कोई ऐसी बात नहीं बोली हम। तो बेटा गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उस पर क्या लिया जाए, टैक्स लिया जाए। बट बताइए उसके बनाने में जो पेपर लग रहा है या कोई और मटेरियल लग रहा है, जो भी मटेरियल लगता हो, मैंने पहले कह दिया मेरा कोई क्लाइंट नहीं है कि मैं बता सकूं, वरना मैं डिटेल भी डिस्कस कर देता, कोई इसमें अपराध वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए जो उसका मटेरियल, अब इधर समझना, आप लोग बनाते हैं सैनिटरी पैड और मैं आपको मटेरियल सप्लाई करता हूं, किसी को 10 लाख का, किसी को 15 लाख का, किसी को 20 लाख का, किसी को करोड़ का, किसी को 2 करोड़ का। मैंने आदित्य भाई को 1 करोड़ रुपए का मटेरियल सप्लाई करा, ठीक है, मेरी तरफ ध्यान दो बेटा, मेरी तरफ 1 करोड़ का मटेरियल सप्लाई करा, इसमें से भी देख रहा हूं मैं, आप ऐसा मत समझे मुझे दिख नहीं रहा है, इसमें से भी देख रहा हूं मैं। 1 करोड़ रुपए का क्या सप्लाई करा बेटा मैंने, मटेरियल, और उस पर सपोज करो बेटा 5% GST का रेट है, तो मैंने आपसे कितने रुपए लिए होंगे, 1 करोड़ तो लिए ही लिए होंगे, और 5 लाख और लिए होंगे GST के नाम पर। बोलो हाँ ना बेटा, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो मैंने आपसे कितने रुपए चार्ज कर लिए, 1 करोड़ 5 लाख। बेटा मैं अब 0% वाले का जवाब दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का मैंने आपको गुड्स सप्लाई करा और उस पर GST लगा दिया 5% के रेट से, 5 लाख सपोज करो IGST, कितने का गुड्स आपको भेज दिया। इस गुड्स का मटेरियल का यूज करके आपने बनाया सैनिटरी पैड, और 1 करोड़ के मटेरियल से आपने 6 करोड़ रुपए के सैनिटरी पैड बना के बेचे, जिस पर GST लगा 0% के रेट से। सपोज, मुझे नहीं पता सैनिटरी पैड पर क्या रेट लगता है, आप ढूंढ लेना, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे अंदाजे से 0% लगता होगा इस पर। या एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, किताबें, किताबों पर 0%, ठीक है, ये GST नहीं लगा। तो बताओ इस व्यक्ति का, यानी कि आप लोगों का आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 0, कितना हुआ, 0, एकदम 0, 0, नील, बोलो हाँ। इसमें से आप माइनस करोगे इनपुट टैक्स, क्रेडिट। अगर ये सैनिटरी पैड एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, टैक्स ही नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट, तो याद रखना आउटपुट टैक्स नहीं बनेगा आपका। इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो,
मौके पे पीछे हो जाते हो। दो वर्ड्स हैं, एक 0% और एक एग्जिम्ट। ठीक है, 0% क्या है, एग्जिम्ट क्या है, मैं आगे चलकर फिर से डिटेल में, बहुत डिटेल में जाऊंगा उसको। अगर ये कह देते एग्जिम्ट है तो बेटा इसको आप आउटपुट टैक्स नहीं बोल सकते थे। क्या नहीं बोल सकते थे? और आज से याद कर लो, अगर आपके टैक्स को ऋतिक भाई आउटपुट टैक्स नहीं कहा जा रहा है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। 0% में आपके टैक्स को क्या कहा जाएगा, और चाहे वो नील ही क्यों ना हो, और जब ये आउटपुट टैक्स होगा तो ये 5 लाख का आप यहां बेनिफिट लोगे। अब बेनिफिट कैसे लोगे, अब टैक्स तो देना नहीं है, तो इसका आपको रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिफंड नहीं हो सकता था अगर ये एग्जेम्प्ट होता तो। इसलिए गवर्नमेंट को दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाने, एक वो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाने, टैक्स माफ करना है मगर एक पर आईटीसी का बेनिफिट देना और एक पर आईटीसी का बेनिफिट। तो जहां आईटीसी का बेनिफिट देना वहां रेट 0% होता है। ये इसलिए बताया ताकि आपको यकीन रहे कि हाँ इसे पता है, प्लीज। ठीक है, हाँ ये बड़ी मुसीबत है बच्चों को यकीन दिलाना। भाई फिर से मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 55वां बैच है, 55वां, 55th। उम्र पे ना जाएं, नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, और वैसे उम्र भी कोई कम नहीं है, 40 साल है। ठीक है, लगता फिर भी तुमसे यंग हूं। ठीक है, 40 होने के बावजूद भी। हाँ, बड़ा भाई नहीं लगता हूँ, अगर सही तरीके से शेव वेव करा लूँ ना, कहीं लेके जाओ मीट माई यंगर ब्रदर, कोई भी मान लेगा। ठीक है, हाँ बोलो बेटे, ये बात समझ में आ गई? विनीत भाई 0% वाली बात समझ में आ गई? आगे चलूं बेटा मैं? सब लोगों को HSN कोड बात समझ में आ रहा है? सर्विस अकाउंटिंग कोड समझ में आ रहा है? 0% वाली बात मैं आगे चलकर लिखवाऊंगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, वो हमारे कोर्स में है, मैं आगे चलकर लिखवाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 16, दो ही 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं चैप्टर में, चैप्टर समाप्त है। उसके बाद पहले हम, आज की क्लास में समय रहा तो ठीक, नहीं तो कल की क्लास में पहले हम क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे? और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है जी? ये हो सकता है मेरी फिगर गलत हो, मेरे अनुमान से ये 1400 करोड़ में बना है। कितने में बना है? मगर कुछ लोगों ने बताया, दो तरह की रिपोर्ट है, इसको मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकता हूं। एक मेरे अनुमान से 1400 करोड़ रुपए की वेबसाइट बनी है, इन्फोसिस ने बनाई है। कुछ लोगों ने बताया नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गलत है, 6000 करोड़ में। तो एक ने बताया नहीं 14,000 करोड़ में। तो 14,000 करोड़ वाली बात थोड़ी मुझे झूठ लगती है। मैं सबसे कम वाली फिगर ले लेता हूँ, 1400 करोड़। 1400 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है, कोई भी अमाउंट है, हमें इससे बहस नहीं है। अच्छा, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज में ये वाली बात नहीं है कि वेबसाइट कितने में बनी, क्योंकि मुझसे वो नारायण मूर्ति ने पूछ के तो बनाई नहीं है, और मोदी जी ने भी ठेका मेरे से पूछ के तो दिया नहीं है कि मुझे पता होगा भाई वेबसाइट कितने में बनी है। उन दोनों का मामला बना ली, मगर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस पर किया गया और आज ही डेट तक भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती। जीएसटी से जो व्यापारियों को और चार्टर्ड अकाउंटेंट को परेशानी हुई, उसका बहुत बड़ा कारण उसकी ये वेबसाइट है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की इंटेंशन खराब है, गवर्नमेंट इसमें कोई झोलमोल कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप पॉलिटिकल लोगों से पूछोगे तो वो कहेगा गवर्नमेंट बिक गई है और ये हो गया वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रियलिटी है कि इतना बड़ा, इतने बड़े स्केल पे काम नहीं हुआ था कभी, तो उसको हैंडल करना बड़ा आसान नहीं है। इंडिया जैसे देश में मुश्किल है, और ये एक अच्छी पहल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जीएसटी में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए, जैसे टैक्स के रेट कम करने चाहिए, टैक्स के रेट बहुत ज्यादा हाई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जरूरत की, जैसे आपको मैं बताऊं, कोचिंग क्लासेस,
हमारी फीस 70,000 रुपए सपोज करो, मैं एक मोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप यकीन करें आज 6 टीचर हैं, कल 8 टीचर थे। अच्छा मुझे तो बच्चे टीचर गिनते ही नहीं कि भाई इसका इंस्टीट्यूट है ये खुद पढ़ाता, मुझे गिनते ही नहीं। आप ये मान के चलिए इसमें से 60,000 रुपए के आसपास टीचर्स पे खर्च हो जाते हैं। एक बच्चे के बचते कितने, इसमें से रेंट निपटाना है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निपटानी है, इसमें से स्टाफ की सैलरी निपटानी है, और बच्चा 9 महीने पढ़ेगा। मैंने एक दिन कहा भी था वो माँ बाप पेट में पालते हैं और हम पेट के लिए पालते हैं, पालते 9 महीने ही हम भी, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। मैं बात क्या समझा रहा हूँ वो ना समझे, फीस की बात करें, मैं क्या समझा रहा हूँ उस पर आए बेटा। हाँ गलत मीनिंग ना निकाल लें बेटा ना आप। इस 70,000 का सरकार कह रही है 18% हमको दो। किस नाम से, पहले वो दूं और फिर इनकम टैक्स दूं? मैं भुट्टे छीलने आया हूं? आप बताओ, मैं इतनी मेहनत करूं, ताई ले जाए माल है। पहली बात तो इतनी फीस मिलती ही नहीं है, 70 भी देते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। बच्चों ने हमें पूरे पूरे 70,000 रुपए भी दिए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाहर मार्केट में बहुत बुरा हाल है, 40,000 में वह हमारी कमर तोड़ दी उन्होंने। पता नहीं कहाँ से फंड आ रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, इनकी चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आ तो रहे कहीं से इनके पास पैसे, ठीक है, वरना इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। सुनो 18%, भाई 70,000 का 18% निकालना 12,600 होना चाहिए। मेरी मैथ्स बहुत जबरदस्त है, मेरी 12,600 होना चाहिए। आप बताओ 12,600, 12,600 70,000 में से सरकार के पास चला जाए एक कोचिंग क्लास पे, कोई भी कोचिंग क्लास हो दुनिया भर का, उसके पास बचेगा क्या? नहीं उसके पास कुछ भी नहीं बचे। मेरा मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था शायद एक इंस्टीट्यूट की ये, देखो बच्चा 70,000 पे, देखो बच्चा 70,000 पे 18% जीएसटी नहीं देने वाला है, उसके ऊपर भी आर्थिक दबाव पड़ेगा और हम चोरी करेंगे टैक्स की। सीधी बात है, मैं ये क्लास यूट्यूब पे डालूंगा, मैं साफ बोल रहा हूं, हम इसको देंगे नहीं सरकार को, कुछ भी हो जाए। हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना लेंगे कि ये ना देना पड़े, अगर हमें भी देना पड़ा फिर क्या फायदा? बात समझ में आ रही है? नहीं तो हम देंगे नहीं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ यूट्यूब पे डालूंगा इसको, क्लास को सारी डाली है, जो हो सके कर लो, ठीक है। मैं दूंगा नहीं, बच्चा मुझको नहीं देगा, तो फिर ऐसे लॉ का फायदा क्या? ऐसे लॉ को बोलते हैं रिडंडेंट। क्या बोलते हैं? टेंटेंटेंट नहीं, रिडंडेंट। क्या बोलते हैं? रिडंडेंट। ये लॉ रिडंडेंट इनऑपरेटिव है, आपने बना तो दिया मगर एक शोकेस लॉ है, यूज इसकी जगह वो 2% कर दे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम सब खुल एकदम ओपनली देंगे, लिबरलाइजेशन ओपनली देंगे। बेटा गलत समझ रहे हो तो, बड़ा अश्लील बच्चा है भाई। अरे टैक्स देने को कह रहा हूं भाई, टैक्स देने को। अरे बदतमीज हो भाई, ओपनली देंगे क्या मतलब है? टैक्स ओपनली देंगे भाई, नहीं समझे? अच्छा ठीक है, ओपनली देंगे भाई हम, ठीक है, ओके। तो आप बताइए, मैं ही दूंगा ये सब देंगे? अरे मैं टीचर टीचर नहीं नहीं, बच्चे तो देंगे ही नहीं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, टीचर्स की। देंगे या नहीं देंगे? सब सब टैक्स देंगे। लाहौल बिला कुव्वत। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर ये इतना बड़ा टैक्स का रेट इन्होंने रखा है झंडू बाम ने, इसे कम करें तो हम भी थोड़ा मुन्नी बदनाम और शीला जवान कर लें, हमें भी मजा आए इनको भी मजा आए, क्या फायदा? मैं खुलेआम कह रहा हूं, मेरे जैसे ज्यादातर इंस्टीट्यूट ये टैक्स नहीं देते होंगे, और जो देते होंगे ना उनकी अगर 5 करोड़ की रिसिप्ट है, बेटा 1 करोड़ पे ही देते होंगे, 1 करोड़ पे ही देते होंगे। और सरकार को ये बात मालूम है, मैं खुलेआम जो कह रहा हूँ किसी बेस पे ही कह रहा हूँ, सरकार को ये बात मालूम है। अबे जब बेवकूफो, तुमको मालूम है ये देने वाले नहीं, बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है हमारे देश के कि वो इतना पैसा दे सके कि हम पहले उससे कहेंगे भाई 70,000 दो
और फिर 18% जीएसटी। बच्चा पागल है क्या? चल 40,000 में पढ़ा रहे बाहर, 2 ही अटेम्प्ट तो फालतू लगेंगे, कोई बात नहीं, लगा लूंगा मैं 2 अटेम्प्ट, तुझको नहीं दूंगा पैसे। बात समझ में आ गई है नहीं? बात पल्ले पड़ रही है नहीं? तो सरकार को ऐसी जगह पर बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। उनमें से एक छोटा सा जो चेंज है वो जीएसटी कॉमन पोर्टल को लेकर। इसे चलाने में लोग जो है ना बहुत इजी है, मगर हर किसी के बस में नहीं है। लिखिए। अच्छा, आज से उल्टी सीधी बातें करो, आप खुश रहते हो, ठीक है? कह रहे नींद आती है। बेटा अभी इंस्टीट्यूट में काफी बच्चे हो जाएंगे तो मैं 4 चीयर गर्ल्स का इंतजाम करूंगा। जैसे ही तुम कहोगे सो रहे हैं, मैं कहूंगा नाचो, मैं ऐसे यहाँ पे मैं उनके साथ करूंगा। 4 गर्ल्स, 4 चीयर गर्ल्स और 1 चीयर गेंडा, ठीक है? तो हम साथ करेंगे बेटा, ठीक है? हाँ, गर्ल्स मंगा लेंगे कहीं से भी। हाँ, अच्छा, तिवारी जी का नंबर दो तुम मुझे, कहूँगा लड़का अभी से रशियन की बात करता है। और वेबसाइट बेटा, ये एक वेबसाइट है, फुल फॉर्म है इसकी gst.gov.in। अभी मैं दिखा देता हूँ ये वेबसाइट कैसी है। आइए देखते हैं एक बार वेबसाइट देखते हैं। ये रहा बेटा, ये है आपकी वेबसाइट, ठीक है? ये है बेटा वेबसाइट। ये आपकी बुक में ये चित्र भी दिया हुआ है, यही वाला आईसीआई के मॉड्यूल में। दिखाऊं मैं आपको? आईसीआई के मॉड्यूल में दिखाता हूँ। देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये प्रीफेस जो दिखाई दे रहा है वो इसी वेबसाइट का है, वो यहीं से लिया गया फोटो, ठीक है? इस पे सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, इस पे होगा, टैक्स की पेमेंट करनी है तो आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके इसी से करेंगे, रिटर्न फाइल करनी है तो वो इसी से करेंगे। मैं वो जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहा हूँ, जो आज नए दिखाई दे रहे हैं मुझे, सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन है, बाकी सबको पता है, ठीक है बेटा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज, अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ आपकी। टैक्स बेटे बताओ, पुलिस स्टेशन में जमा होगा या जीएसटी डिपार्टमेंट? बताएं बेटा, जीएसटी डिपार्टमेंट में मेरी तरफ देखें बेटे, या पुलिस स्टेशन में? बताएं बेटा। बेटे दोनों में से कहीं नहीं होगा, बैंक में होगा। और आगे से मेरी आदत जान लो, जितने भी ऑप्शन मैं दूंगा सारे गलत होंगे। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, फिर ये मत कहना धोखा कर दिया इन्होंने। बेटे दोनों में नहीं होगा, कहाँ होगा? बैंक में। तो वो सारी डिटेल यहीं से जाएगी, इसी वेबसाइट से, ये जो वेबसाइट आपको दिखा, टैक्स हमेशा बैंक में जमा होता है, ठीक है? ये कह रहे हैं ना रजिस्टर नाउ, यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए है। एक देखो यहाँ लिखा है जीएसटी प्रैक्टिशनर, क्या लिखा हुआ है? इसका बाकायदा एग्जाम होता है प्रैक्टिशनर बनने के लिए, आप प्रैक्टिशनर के लिए भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते। सैलरी नहीं है, बस वो आपको एक लाइसेंस मिलेगा कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर। सैलरी क्यों मिलेगी? कोई आप जॉब
चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए, तो बाएं हाथ का खेल है। वो ना बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये वेबसाइट है आपकी, देखिएगा। और इसको जो चलाती है कंपनी, उस कंपनी का नाम है, नहीं इन्फोसिस ने बनाई है, चलाती नहीं है। उसका नाम है बेटा GSTN। क्या नाम है? जीएसटी नेटवर्क। ये कंपनी है, आपने पढ़ा है ना फाउंडेशन में, OPC, 1% कंपनी, आप समझ लीजिए वैसे है। ठीक है, लिखिएगा, अ वेबसाइट मैनेज बाय GSTN। GST नेटवर्क। GSTN is a company incorporated यही होती थी ना 1% कंपनी सेक्शन 8 में, या नॉन एंड। मैं बेटा देखो, कंपनी लॉ का अगर कोई मैं बात बता रहा हूँ, मेरे से गलती हो सकती, ठीक है, अनपढ़ आदमी, आप सही कह रहे हैं। नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है वो होती है सेक्शन 8। मैंने 1% कंपनी गलती से बोला है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो हमने वेबसाइट खोल के देखी थी, सिर्फ दिल्ली वाले सप्लायर के लिए वो दिखाई देगी, यूपी वालों के लिए नहीं दिखाई देगी? पूरी दुनिया में कोई भी खोल के देखे वेबसाइट। हाँ, यूनिफॉर्म इंटरफेस, मतलब कोई भी खोल के देखेगा एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। बोलो बेटा। अच्छा ये मत समझना बेटे आप कि हम अश्लील बातें करते हैं, ऐसे करते हैं। यूनिफॉर्म इंटरफेस, आज के टीचर्स ऐसे ही होने चाहिए। अब बेटा कोई ऐसे कलयुगी टीचर है बेटा हम, फॉर टैक्स पेयर। यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर कॉमन एंड शेयर्ड। कॉमन भी होगा और क्या होगा? शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब है दूसरों के साथ, जिसको साझा कर सकते हैं। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वन कॉमन पोर्टल फॉर ऑल GST related services। It is linked to all states oblique union territory। जो हमारे पहले डिपार्टमेंट बने हुए थे ना, वैट वगैरह के डिपार्टमेंट, उन्हीं को GST डिपार्टमेंट बना दिया। तो लिखा हुआ इट इज लिंक टू ऑल स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा आप जानते हो, आप इस समय लक्ष्मी नगर में बैठे हुए हो, यहाँ पे नजदीक में GST का ऑफिस कहाँ पर है? ITO पे, पुलिस हेडक्वार्टर के साथ में, एडजेसेंट है, ठीक है। सामने तो ICI की बिल्डिंग है। नहीं इनकम टैक्स नहीं है, वो भी GST का डिपार्टमेंट बन गया सामने भी, ठीक है। वो भी CBDT, वो GST का बन गया है वो भी, ठीक है। पहले वो इनकम टैक्स का ऑफिस हुआ करता था सामने। अब इनकम टैक्स का ऑफिस जो है आपके शहर में है, वो चला गया है जाकिर हुसैन कॉलेज के पास, मिंटो रोड पर, दिल्ली गेट के पास, थोड़ा सा उससे आगे, ठीक है, वहां पे बिल्डिंग है। MCD से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज से तकरीबन 12-15 साल पहले 2000 करोड़ में खरीदी थी बिल्डिंग।
और मुझे लगता है जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सबसे लग्जरी बिल्डिंग है वो, ठीक है, सबसे लग्जरी बिल्डिंग है। जब हम ऐसे आर्टिकल जाया करते थे तो जगह जगह गंदगी हुआ करती थी आईटीओ वाले ऑफिस में, और जगह पे भी थे, 12 खंबा पे भी था, और रिंग रोड पे भी था, यहाँ लक्ष्मी नगर में प्रीत विहार में भी था, यहाँ पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस था पहले। अब वो सब एक जगह चला गया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ऑल तो आज सारा काम ऑनलाइन होता है, बट याद रखना जितना आप कंप्यूटर पे बैठे रहोगे उतने कम पैसे कमाओगे आप, ठीक है। आप पैसे कमाने हैं तो फील्ड में निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको केस लड़ने आने चाहिए। मैं बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ, सीए बस जर्नी में बीच का एक हिस्सा है। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लॉयर बने बेटे, टैक्सेशन में पैसा जेब में रख के जाएंगे लोग, और लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएंगे आप। मिलीनियर नहीं बनेंगे, बिलीनियर बनेंगे, और इज्जत भी बहुत जबरदस्त है। हमारे सामने चैलेंजेस अलग थे, हमें अपने परिवार को कम उम्र में चलाना था, इसलिए हमें मजबूरी में आना पड़ा, वरना मैं तो शायद सीए भी ना बनता, क्रिकेटर ही बनता अगर मेरे फादर के पास पैसा होता। मैं बिल्कुल भी टीचर और सीए ना बनता। आप लोगों के पास समझाने वाले हम तो कम से कम हैं ही, आपके माँ बाप के अलावा। टारगेट बना लो कि 21-22 साल की एज में सीए करना है हर हाल में, और इस बार इस 2023 में इंटर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये अपने अंदर एटीट्यूड, ठीक है। फाइनल में आना ही आना है, अगले साल जब रिजल्ट आए तो आप फाइनल में हो, और 2 साल में फाइनल करें आप, ठीक है। तो आप पहुंचे वहां पर, कहां पर, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। कल हमारा भी कोई काम आ रहा है, मैं जानता हूं इसे, तुम सबको डांट सको और हमारे सामने ना बोल सको, ऐसा हमारा भी स्टेटस हो ना, हमें अच्छा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कमिश्नर अगर कमरे में आ जाए, उसे कहता है भाग यहाँ से चल, कमिश्नर को भगा देता है। अगर नेता भी किसी से डरते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से। हाई कोर्ट के जज को तो कुछ समझता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। उनकी इज्जत बनती है, ठीक है। आपकी भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, और जो डांटता हूँ वो भी इसीलिए डांट देता हूँ बेटा कभी कभी, कि बस आप फेल ना हो जाएं, नंबर कम ना आ जाए, इसलिए थोड़ा कभी कभी डांट देता हूँ। तो बेटे सब लोग किसके लिए जाएंगे आगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या यूपीएससी के लिए। सीए पे नहीं रुकेगा तुम में से कोई भी, ठीक है, और तुम करोगे सब, क्योंकि मैं आगे जुडिशरी की क्लास शुरू करवाने वाला हूँ। सेंट्रल स्टेट्स अथॉरिटीज, टैक्स पेयर। अभी मुझे सुनने में आया है कि हमारा जो नया कोर्स आ रहा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फॉरेंसिक ये सब आ रहा है नए कोर्स में, तो बहुत कुछ आ रहा है। और इसमें बेटा जो ये निब्बे निब्बे टीचर है ना, ये सब गायब हो जाएंगे बेटा, जो किताबें कभी पढ़ते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है काम को, वो सब गायब है बेटा। हम तो चाह रहे हैं जितना टफ हो सके उतना टफ करें, ताकि पढ़ाने वाले भी वही बचे जो उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या काम कर सकते हैं इससे, इट फैसिलिटेट्स रजिस्ट्रेशन। बेटा ये आपके रजिस्ट्रेशन करने में क्या करता है, अभी मैंने आपको एक वेबसाइट पर टैब दिखाई थी, वहां लिखा था रजिस्टर नाउ, वहां पे पूरा प्रोसीजर है। मैं एक बार वो टैब भी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ इस बैच में फरवरी के आखिर में हम क्लास दिलवाएं अपने स्टूडेंट से। मैं तो बोलता ही रहता हूँ कुछ फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रजिस्टर करें तो यहाँ पे पूरा ये कह रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आई एम आ का मतलब टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, एनआरटीपी, ठीक है, ऐसे। तो बस हमने यहाँ लिख दिया टैक्स पेयर। टैक्स पेयर बेटा वो होता है जो इसकी टर्नओवर लिमिट से ज्यादा हो जाए। वो लिमिट कितनी है मैंने नहीं बताया, मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। मैंने अभी आज 7वीं क्लास है, सिर्फ मैं बेस बना रहा हूँ, मैंने आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया,
कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कराया। फिर आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेट करेंगे, लीगल नेम। सर लीगल नेम का क्या मतलब है? झंडू बाम, झंडू बाम इज नॉट अ लीगल नेम, दैट इज अ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम एंड लीगल नेम बोथ आर डिफरेंट। हेड एंड शोल्डर ब्रांड नेम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज द लीगल नेम, P&G का है वो प्रोडक्ट। क्रैक जैक बिस्किट है ब्रांड, बट पार्ले का प्रोडक्ट है, तो यहाँ लीगल नेम आएगा, मतलब कंपनी का नाम जिस नाम से आप रजिस्टर्ड हैं। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सब आप यहाँ पे डालोगे, और ये लास्ट में ये जो भी होता है इमेज, इसको टाइप करोगे, कैप्चा जिसको आप बोलते हो, वैसे इमेज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोसीड करोगे। जैसे ही ये प्रोसीड करोगे आप, ठीक है, आपका TRN नंबर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? फिर आपको 15 दिन दिए जाएंगे बाकी की चीजें पूरी करने की। 15 दिन तक ये TRN नंबर वैलिड रहेगा। तो मैं आपको पूरा करवा के दिखाऊंगा, ठीक है, खुद भी और अपने स्टूडेंट से भी, ठीक है, क्योंकि वो दिन रात यही काम करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज उनको हमसे ज्यादा है, ये हमको एडमिट करना पड़ेगा। हम लॉ बहुत अच्छा जानते हैं, शायद हम टेक्निकलिटीज में उनको हरा देंगे, पर जब प्रैक्टिकल बात आएगी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर ही नहीं रहे, वो हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मुझे उनको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स रजिस्ट्रेशन, कॉमा रिटर्न फाइलिंग। सर ये रिटर्न क्या होती है? रिटर्न होता है पूरी जानकारी अपने बारे में देना। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन, कॉमा सेटलमेंट ऑफ IGST। ये वर्ड बेटा कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये वाला वर्ड, खासतौर पे जो आज की क्लास में आए, बट जिन्होंने हमारी क्लासेस ली हैं वो जानते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ GST, जानते हैं ना। अच्छा मैं एक बात बताऊं बेटा, नॉर्मली मैं जो जानता हूं चैप्टर 1 से शुरुआत नहीं कराई जाती, क्योंकि प्योर थियोरिटिकल चैप्टर है, मगर मैंने इसको कोशिश की है डिटेल में और कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप तक पहुंचाने की, क्योंकि जो अगला चैप्टर है जो कल या परसों से शुरू होगा, वो मतलब जबरदस्त है चैप्टर, ठीक है, मगर ये चैप्टर ज्यादातर छुड़वा दिया जाता है, जो मैं मानता हूं बड़ा खतरनाक है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है वो, इसलिए मैंने पूरा चैप्टर YouTube पे डाल दिया। सेटलमेंट ऑफ IGST, और एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट, लास्ट वर्ड, ये कॉन्सेप्ट CA इंटर के लेवल पर नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उसको। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट विद बैंक, बस ये लिख लेना। मैं थोड़ा सा बोलूंगा, जब पहली बार कोर्स आया था जुलाई 2017 में GST का, तब तो ये हमारे कोर्स में था, बड़ा टेढ़ी कीर पड़ा था पढ़ाना इसको, मगर अभी ये CA फाइनल में है, और जब आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वाला, तो वहां ये वर्ड लिखा हुआ है, बस ये वर्ड लिखकर फिर पूरे कोर्स में कहीं पर भी इसको मेंशन नहीं किया गया है, और जहां किया गया है वहां लिख दिया गया है टू बी डिस्कस इन डिटेल एट CA फाइनल लेवल, ये लिखा हुआ है जगह जगह मॉड्यूल के अंदर। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ कोर्स में एक टॉपिक है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बेटा ये GST में भी है और ये इनकम टैक्स में भी है, GST वाला हमारे कोर्स में नहीं है, इनकम टैक्स वाला हमारे कोर्स साफ लिखा हुआ है कि कहाँ डिस्कस किया जाएगा, फाइनल लेवल पर। तो ये जो लिखा हुआ है लास्ट वाला, मैचिंग, मैचिंग कहते हैं मिलान को, टैक्स पेमेंट विद बैंक। बेटे इधर देखना, मैंने आपको कोई सामान बेचा 1 लाख रुपए का, और 5% उस पर GST चार्ज करा, कितने का सामान बेचा मैंने आपको? 1,05,000 रुपए का। मंथ कौन सा है जी ये? अरे भाई इतना सोच रहे हो, इसमें कैलेंडर देखोगे क्या, कौन सा मंथ है ये? जनवरी। जनवरी की तारीख क्या है आज? 11 जनवरी। मुझे इस बात की जानकारी, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ बोलो। अक्षत को मैंने 13 जनवरी को 1,05,000 का माल बेचा, और भाई ने मुझको पैसे भी दे दिए 1,05,000 रुपए बाई चेक, मैंने अपने पास रख लिए।
क्या मुझे सरकार को बताना पड़ेगा ना मैंने इस व्यक्ति को सामान बेचा है? तो उसके लिए मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप जिस महीने में सेल कर रहे हो, मेरी तरफ देखो बेटा, उस महीने से अगले महीने यानी कि जनवरी के बारे में जानकारी फरवरी में देंगे, फरवरी की जानकारी मार्च में देंगे, और 1 तारीख से अगले महीने की नहीं 11 तारीख तक जानकारी देंगे। क्या देंगे? कुछ जगह पे 10 है, कुछ जगह पे 11 है, वो मैं अभी मुद्दे पे नहीं जाऊंगा कहां 10 है कहां 11 है, क्योंकि कोई भी एक बात बोलूंगा नया क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। ये जो मैं जानकारी दूंगा, ये जो मैंने सप्लाई की है उसके बारे में जानकारी दूंगा। क्या मैंने अक्षत को माल बेचा है, मैंने सौरभ को माल बेचा है, मैंने निहाल भाई 2 बम वाली दुकान के पास माल बेचा है। ठीक है, अक्षत ये जो आगे बैठा है इसका नाम है 2 बम वाली दुकान। ठीक है, ये लड़का जो बैठा है। ठीक है, सुनो, मैंने 1 लाख का माल आपको बेच दिया, तो मुझे जानकारी देनी पड़ेगी ना। इस जानकारी को हम कहते हैं GSTR1। क्या कहते हैं? GSTR1। ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए का सामान अक्षत को बेचा है 5,000 के GST के साथ। मेरे हजारों बिल थे, अक्षत का बिल भूल गया मैं, और जब अक्षत का बिल भूल गया तो मैंने अपने टैक्स में भी नहीं जोड़ा उसको। और टैक्स देते हैं हम 1 महीने का अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब जानकारी देते हैं 10 या 11 तारीख तक, और फिर 8-9 दिन के बाद यानी कि 20 फरवरी को हम टैक्स देंगे। इसी 11 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में अक्षत भाई ने हमसे माल खरीदा है और 5,000 का GST दिया है, तो ये लेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या लेगा? ये तो लेगा क्योंकि इसने हमको पैसा दिया, इसके पास बिल है। अगर इससे सरकार पूछेगी, कहेगा ये रहा शाहिद आलम ने दिया बिल, ये रहा 1 लाख का सामान, 5,000 टैक्स और ये डिटेल, और मैंने सरकार को टैक्स नहीं दिया है और ये क्रेडिट मांग रहा है, तो सरकार इनको क्रेडिट दे देगी। और 20 तारीख के बाद, मतलब जब ये अपना टैक्स पे करेगा, तो उसमें से ये बंदा 5,000 रुपए कम कर लेगा, जबकि वो 5,000 किसकी पॉकेट में रखे हुए हैं? यहां रखे हुए हैं मेरी पॉकेट में। ठीक है, ऊपर वाली में रखता हूं मैं। ठीक है, यहां रखे हुए हैं पैसे, और इसने क्रेडिट ले लिया, सरकार का कट गया भाई, उनको तो टैक्स मिला नहीं। 20 तारीख के बाद वो इनको और मुझको एक नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, सुनने को तैयार है ना? नोटिस भेजेंगे, और पहले नोटिस उसको भेजेंगे क्योंकि दावा उसने किया है कि 5,000 का क्रेडिट उसने। और याद रखना, लॉ ये है, लॉ नेचुरल लॉ ये, जो दावा करता है ना, मैं कहूं आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना बेटे, समझ गए? हाँ, साबित करना पड़ेगा, मौके पे सबूत देना पड़ेगा कि हाँ मैं करता हूं प्यार तुमसे, बोलो हाँ। तो जब इन्होंने दावा किया कि इन्होंने मुझे 5,000 का टैक्स दिया है और क्रेडिट लिया, तो क्लेम कौन कर रहा है? अक्षत और मैं। अक्षत, तो अक्षत पहले रिप्लाई करेगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दावा जो करता है साबित भी वही करता है, याद रखना। ये हु क्लेम्स वही सब्सटेंशिएट करता है जो क्लेम करता है। प्रूफ भी तो वो दे, अगर उसने प्रूफ दे दिया तो दूसरा नोटिस फड़फड़ाता हुआ मेरे पास आएगा, रवि भाई, और फिर मुझसे कहा जाएगा क्यों ना आप पर। ठीक है, ये लॉ लगाया जाए। तो पता है 1 महीना लग गया इस सब काम में। 18 मार्च को तय हुआ कि शाहिद आलम को टैक्स देना है, ये चोर है, तो 5,000 का टैक्स लेंगे मुझसे और साथ में इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट के साथ टैक्स। इसे कहते हैं मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट विद बैंक। क्लियर है आपको मेरी बात? ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, 2 छोटी छोटी बात रह गई जिनको लिख लो आप फटाफट, मेरे पास टाइम है अभी 7 मिनट का। बेटा मन मन में गाली दे रहा है कोई? नहीं बेटा, सेम टू यू मैं खुल के कह रहा हूं। ठीक है, अगर कोई मन मन में दे रहा हो सेम टू यू स्क्वायर के साथ, ताकि दोनों तरफ से गाली लगे। बच्चे देते हैं बेटे, हाँ। अच्छा, कोई गाली आप में से देता है तो गंदी बात है, किसी को भी एब्यूजिंग लैंग्वेज, कभी कभी मन करे आप बैंक ऑफ बड़ौदा बोल दो बस, इट इज इम्पोज ऑन। माधव चोर बोल रहा है ये, आप गलत मत समझे, एकदम ऐसा साउंड करता है वो, गलत ऐसे मत बोला करें भाई। इसने बोला है माधव चोर है,
मगर वो ऐसा साउंड, बेटा देखो बदतमीजी नहीं, ठीक है। इट इज इम्पोज ऑन, बचपन से बेटा तुम बच के रहना। इट इज स्पेस इम्पोज ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम। बेटा सुने, किस पर लगता है कंपनसेशन सेस? मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी आज क्लास के बिगिनिंग में आपने नाम सुना, मगर एक और चीज लगती है जिसका नाम है कंपनसेशन सेस। ऑलरेडी मैं क्लास में पहले बता चुका हूं, मगर मैंने वहां मेंशन नहीं किया था। किस पर लगता है जी? लग्जरी आइटम और डीमैरिड गुड्स पर। डीमैरिड गुड्स समझते हैं? जैसे सिगरेट, अल्कोहल, ये डीमैरिड गुड्स है। अल्कोहल मैंने गलती से निकल गया मुंह से, अल्कोहल पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, सिगरेट पे, टबैको पर, ठीक है, वो डीमैरिड गुड्स है। मैं से जैसे दाने दाने में केसर का दम, खा के कर लो गर्दन टेढ़ी अपनी। पान मसाला, ठीक है, टबैको, एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर समझते हैं? अरे ये स्टिंग वगैरह, पेप्सी कोक सब एरेटेड वाटर में आते हैं। और महंगी मोटर कार जो है, 3500 सीसी की मोटर कार, अब बताओ डीजल से नहा रही है अंदर से, है ना? गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसी चीजें हमारे देश में ज्यादा खरीदी बेची जाए, उसका कारण है एक तो डीजल पेट्रोल का इंपोर्ट बढ़ेगा और दूसरा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। आप जानते होंगे बहुत सारे देश में तो डीजल पेट्रोल की कार पूरी तरीके से बंद कर दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहां पूरी तरीके से। कंपनसेशन सेस is leviable on intrastate as well interstate supply, इंट्रा और इंटर दोनों पर लगता है जी। लॉस ऑफ रिवेन्यू ड्यू टू जीएसटी टू स्टेट्स। तो बेटा बात सुनना, पहले इन आइटम पर, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, मोटर कार पर, एक राज्य की सरकार को बहुत सारा टैक्स प्राप्त होता था। मगर जब से जीएसटी आया तो उनकी जो टैक्स की कलेक्शन है राज्यों की वो कम हो गई। तो केंद्रीय सरकार ने उनसे प्रॉमिस किया कि पहले 5 साल, यानी कि 2017 से 2022 तक, पहले 5 साल सरकार उसको कंपनसेट करेगी, कंपनसेशन सेस लगाकर। तो लिखिएगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू ड्यू टू जीएसटी टू स्टेट्स, कॉमा, कंपनसेशन सेस, compensation cess is to be provided to a state। कंपनसेशन किसको प्रोवाइड किया जाएगा? स्टेट को, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। कहां से 5 years? फ्रॉम डेट ऑन विच स्टेट brings its SGST एक्ट into force। जहां से SGST एक्ट एक स्टेट ने लागू किया है वहां से 5 साल। बेटे सभी स्टेट ने 1 जुलाई 2017 तक लागू कर दिया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर ने भी 7-8 दिन के बाद लागू कर दिया था। 8 जुलाई, 8 जुलाई को लागू कर दिया था, यानी कि सबके 5 साल पूरे हो चुके हैं 30 जून 2022 को, और जम्मू कश्मीर के 5 साल पूरे हो चुके हैं 7 जुलाई 2022 को, 5 साल पूरे हो चुके।
उसके बाद फर्दर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, यानी कि अगर आज की करंट डेट पर देखा जाए तो कंपनसेशन सेस नहीं लग रहा है, खत्म हो गया ये लग। ठीक है, एक लास्ट 2-3 लाइन और उसके बाद आज की क्लास समाप्त। कॉन्सेप्ट नंबर 18 लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, और यहाँ पे चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने इस चैप्टर में मेंशन ही नहीं कर रहा हूं, मैं मॉड्यूल में दी है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। कौन सी चीजें मैं मेंशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, सर ये क्या है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर? इसको शॉर्ट में जीएसपी बोलते हैं। बहुत सारे समझते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर को जीएसपी बोलते हैं ना। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो है ये जीएसटी डिपार्टमेंट की जॉब है। मतलब जब नया लॉ आया तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहा कि यार ये जीएसटी का काम हमारा कौन संभालेगा, तो सरकार ने कहा हम आपको बंदा देंगे जो हमारे बिहाफ पर आपको काम करके देगा, और ये आपकी रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, टैक्स जमा कराने में हेल्प करेगा। जब आप पोर्टल को अच्छे से चलाना सीख जाएंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं काम। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपका पोर्टल अच्छे से चलाना जानता है तो उसको कोई चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, वो खुद कर सकता है, बट अल्टीमेटली आएगा वो फिर भी आपके दरवाजे पर। आप कितने भी अच्छा बेटा दवाई बनाना घर में जानते हो, डॉक्टर के बिना नहीं जी सकते। ऐसे ही कितना भी अच्छा बिजनेस चलाना जानते हो, सीए के बिना नहीं जी। बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं क्लास में भी कि हम टैक्स की चोरी कैसे करते हैं। मैंने आज बोला मजबूरी है वहां 18% वाली बात। टैक्स की चोरी हमें कभी भी क्लाइंट को नहीं करानी है, याद रखना, वरना हमारे प्रोफेशन को लगातार बदनाम किया जा रहा है। कोई बोलता सीए सीए तो चोर होते हैं, ऐसी मुंह खोल के अरे 5 साल ऐसी तैसी कराई है, बम में गड्ढे पड़ गए, नेचुरल एक था 3 हो गए, 2 आर्टिफिशियल हैं, तू कह रहा है कि हम चोर हैं? पागल है क्या? तो कोई हमारे प्रोफेशन को ऐसी मुंह उठाता है 2 कौड़ी का आदमी और बोल देता है। कल 12,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने 5 साल 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद। यानी कि अगर आप लगाओ फाउंडेशन में 15 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, उसमें से 12,000 पहुंचे आपके सामने। अगर सिर्फ सिविल सर्विस की तरह ये कर दिया जाए कि किसी भी स्टेज पे फेल, फाउंडेशन से पेपर दोगे तो अभी तो 12,000 भी बन गए 5 साल में, 1200 नहीं बनने वाले। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम जैसे ही बनेंगे जो एक ही के बारे में ही पास होते हुए गए सब जगह। मगर जिसकी कई वर्षीय योजना होती है वो पास नहीं होता बेटा। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर गवर्नमेंट की तरफ से एक सुविधा है। देखो बेटा, जीएसटीएन 2 लाइन का काम है, खत्म क्लास। है सिलेक्टेड, बेटा मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ और धोखा देता रहता हूँ। आईटी कंपनीज, किसको सिलेक्ट किया है इन्होंने? आईटी कंपनीज को, जिसको कह रहे हैं हम जीएसपी। क्यों सिलेक्ट किया है? टू हेल्प, सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, लिख लो बेटा। टैक्स पेयर in order to interact between them and GST network. It facilitate taxpayer in uploading invoices, फाइलिंग रिटर्न। यानी कि जीएसपी का काम क्या है? हेल्प करना टैक्स पेयर की। बेटा मैं ये बता देता हूं मैंने इसमें छुड़वाया क्या है आपको, ठीक है, ताकि किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। टोटल 18 कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको पढ़ाने का तरीका बता दूं, जैसे आज हमने 18 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, चैप्टर फिनिश हो गया है। कल जब हम आएंगे तो पूरा रिव्यू करेंगे 18 के 18 कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आईसीआई के मॉड्यूल से, कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी है, जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है? आईसीआई का मॉड्यूल। आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ना कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर और एक एक एग्जाम्पल हमें अपने रजिस्टर पे करने हैं आईसीआई मॉड्यूल।
ठीक है, कोई अलग से बुक नहीं लेनी है आपको। इनकम टैक्स में आपको पूरी बुक मिलेगी अलग से, उसमें एमटीपी, आरटीपी, सजेस्टेड क्वेश्चन, कॉस्टिंग में सब में मिलेगी बुक। देखिए बेटा, ये एक आपका ये था ना चैप्टर, ये चैप्टर में मैंने कुछ चीजें ड्रॉप की हैं, जैसे जीएसटी कॉमन पोर्टल पे तो मैंने बात कर ली आपसे, ये भी कर ली। जैसे मैंने ये बात नहीं करी आपसे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ये नहीं करी मैंने, जानबूझ के छोड़ दिया। इसको कल मैं पढ़ा दूंगा आपको, पढ़ा दूंगा मैं इसको, क्लास में ही पढ़ा दूंगा इसको। तो बेनिफिट ऑफ जीएसटी के बारे में बात नहीं करी मैंने, ठीक है। इसके बाद ये सब बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूरा पढ़ा दिया मैंने, बहुत डिटेल में पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम तो एक ही चीज छोड़ी है मैंने, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, वो कल मैं बात कर लूंगा आपसे, मुझे याद दिला देना। तो कल जब हम आएंगे ना, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर, आपको लॉ लिखने में क्या दिक्कत आई थी, आपको समझ में आता था, लिखने में दिक्कत है, वो हमको लिखने की दिक्कत दूर करनी है, कल से हम लिखेंगे इसको। तो जो बच्चे आज आए, अगर वो कल आएंगे, लिखने की सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो टेंशन ना लें, क्योंकि लिखना किसी को भी नहीं आता आप में। तो अगर किसी की कोई क्लास छूट भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैंने ये क्लास इंक्लूडिंग दिस क्लास आज सारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगी, उस पर यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगी, ऑलरेडी 6 हैं वहां पर। हो सके तो शुरू की 1-2 क्लास देख लेना जिसने ना देखी हो, और बाकी जिसने दोबारा करना है उनको मैं कराऊंगा भी। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, कल मुलाकात करेंगे।